नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजाता देशमुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके सुझाव भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट भी ज़रूर डाल दीजिए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ सीरीज 3। जो सीरीज 3 है वो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी ये चैप्टर पे बेस्ड है, लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा है, सो इसीलिए मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं। सो आज हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट, जिसमें मेमोरेंडम पे बेस्ड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। सो कौन कौन से फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, तो देखा जाए तो मेमोरेंडम, आर्टिकल एंड प्रॉस्पेक्टस ये तीनों भी बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है किसी भी कंपनी के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑल आर द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज एन अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट। हम उसे चेंज नहीं कर सकते, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जनरल केसेस में मेमोरेंडम में हम चेंज नहीं कर सकते। अगर वैलिड रीज़न है और स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में ही हम उसे चेंज कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी विच एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप ऑफ अ कंपनी विद द आउटसाइडर। तो कोई भी डॉक्यूमेंट दे दो तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वही कंपनी एंड आउटसाइडर का रिलेशन क्या है, उनके कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट क्या है, ये सारा बताता है। तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। सो बाहर वाला और कंपनी के बीच का रिलेशन मेमोरेंडम में ही बताया जाता है। Next question. Dash contains the rules regarding the capital structure, the object of company, liability of members and other important things relating to the company. तो ये जो सारे कंटेंट है, जैसे मेरे कंपनी का कैपिटल कितना है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का नाम क्या है, ये सारे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फोकस किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा ए करेक्ट होगा। Next, Dash makes aware to the shareholder and outsiders about the permitted range of the company. कंपनी किस एरिया में काम कर सकती है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है, उसी हिसाब से वो कंपनी आगे जा सकती है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट, कंपनी के लिमिटेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाए जाते हैं। सो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विल गिव द परमिटेड रेंज ऑफ द कंपनी एंड आउटसाइडर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए मेमोरेंडम ही उसकी आइडिया देता है। नेक्स्ट है, the Schedule Dash of the Companies Act 2013 has given certain tables which are the model forms of Memorandum of Association. तो कंपनीज अलग अलग प्रकार की होती है, तो कौन से प्रकार की कंपनी के लिए कौन से किस प्रकार का मेमोरेंडम रहना चाहिए, उसके मॉडल फॉर्म्स शेड्यूल फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए हैं। उसमें टेबल ए टू टेबल ई अलग अलग प्रकार की कंपनियों के लिए दिया है। तो शेड्यूल यहाँ पे फर्स्ट है, तो आप वो ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, as per the section 4 schedule first, table dash is the model form of memorandum of association of the company limited by shares. So कभी भी अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मेमोरेंडम फॉर्म, मॉडल फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम देखना है तो वो टेबल ए में रहता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। Next, the table E of the schedule first is the model form of memorandum of association for dash company. तो टेबल E ए बी सी डी ई ये सारे मेमोरेंडम के फॉर्म है। तो ई जो है वो अनलिमिटेड कंपनी जिसका शेयर कैपिटल रहता है उनके लिए दिया गया है, उनका फॉर्म वहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है, मेमोरेंडम मस्ट बी इन डैश फॉर्म। सो सारे ऑप्शन देख लो, सॉफ्ट कॉपी, हैंड रिटन, नो स्पेसिफिक फॉर्म और प्रिंटेड फॉर्म। सो मेमोरेंडम कभी भी प्रिंटेड फॉर्म में ही रहना चाहिए, वो प्रिंटेड रहना चाहिए, उस पे नंबर रहने चाहिए, उसके पैराग्राफ रहने चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द मेमोरेंडम शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय 2 persons in case of private company,
one person in case of one person company and dash person in case of public limited company। तो मेमोरेंडम सब्सक्राइब करना चाहिए जब कंपनी फॉर्म होती है। तो प्राइवेट लिमिटेड हो तो कम से कम 2 लोगों ने उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर वन पर्सन कंपनी है तो सिर्फ एक ही आदमी वहाँ पे इनफ है। लेकिन अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो ये आंकड़ा 7 रहता है। सो 7 पीपल 7 सब्सक्राइबर मस्ट सब्सक्राइब द memorandum of a public limited company। Next, dash is not the clause of memorandum of association। तो मेमोरेंडम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसे हम लॉ के लैंग्वेज में क्लॉज कहते हैं। तो मेमोरेंडम में देख लीजिए ऑप्शन, नेम क्लॉज रहता ही है, लाइबिलिटी क्लॉज भी रहता है, कैपिटल क्लॉज रहता है, लेकिन प्राइवेट ऐसा कोई क्लॉज नहीं, क्योंकि प्राइवेट ये एक प्रकार है कंपनी का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 12th question, dash clause gives the information of the registered office of the company। तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, कहाँ पे है, एड्रेस क्या है उसका, ये सारी इंफॉर्मेशन डोमिसाइल क्लॉज में दी जाती है। तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash clause gives the information about company's objectives for which it is incorporated। so domicile clause registered office कंपनी का कहाँ रहता है इसकी इंफॉर्मेशन देता है। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम क्या है इसकी इंफॉर्मेशन रहती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी किस वजह से फॉर्म की गई है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो यहाँ पे मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, लाइबिलिटी क्लॉज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डैश ऑफ द कंपनी। तो लाइबिलिटी, किसकी लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन लाइबिलिटी क्लॉज में, मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज में होती है। तो जो मेंबर्स होते हैं, जो जिन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या है, कितनी है, किस प्रकार की है, इस सारों की इंफॉर्मेशन लाइबिलिटी क्लॉज में दी जाती है। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स, price of shares and other information relating to it is provided in dash clause। so share capital, authorized share capital जब भी आता है तो all that information is provided in the capital clause। तो कैपिटल इज वन ऑफ द मेमोरेंडम क्लॉज, मेमोरेंडम्स क्लॉज। तो कैपिटल क्लॉज यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एवरी सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शैल सब्सक्राइब फॉर मिनिमम डैश शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो मुझे, अगर मैं सब्सक्राइबर हूँ तो कितने शेयर लेने हैं, जो मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर है तो उन्होंने कितने कंपनी के शेयर लेने हैं, तो ये सारे आंकड़े हैं। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर इज 1। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना भी लिख सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 शेयर आई शुड एक्वायर टू बिकम अ सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड विथ डैश वर्ड्स। public company with limited word and one person company with one person company words। so private company के नाम में क्या रहना चाहिए, यहाँ पे मैंने तीनों भी दिया है। अगर public limited company है वरना public company है तो उसके नाम में limited word रहना चाहिए। अगर वन पर्सन कंपनी है जहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है तो जो भी नाम हो उसका, उसके आगे वन पर्सन कंपनी ऐसे लिखना चाहिए। तो जो प्राइवेट कंपनी है उसके नाम में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड ऐसा रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप अगर देखोगे तो ABC प्राइवेट लिमिटेड, अगर वो प्राइवेट है एंड वो पब्लिक है तो ABC लिमिटेड ऐसा लिखा जाएगा। नेक्स्ट वन, द नेम ऑफ द कंपनी शुड बी। तो ऑप्शन देखते हैं तो हमें क्वेश्चन समझ में आएगा। आइडेंटिकल और क्लोजली रिसेंबल्स टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब दूसरे कंपनी से नाम सिमिलर होना चाहिए। अनडिजायरेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो नाम अच्छा नहीं लगता, एनिमी कंट्रीज पे है, वरना इंडिया की जो डिग्निटी है, वरना इंडियन कंट्री के डेवलपमेंट में, वरना उसके अगेंस्ट है। नॉट इंडिकेटिव टू द ऑब्जेक्ट, आपका जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है वो कहीं भी उसमें दिखाया नहीं जाता। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, कोई तो फार्म लिमिटेड कंपनी है वरना कोई बायोटेक कंपनी है तो उनके नाम में स्पेसिफिकली कुछ वर्ड्स लिए जाते हैं जिससे इंडिकेट हो कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड लास्ट है सिंपल, इजी टू रिमेंबर एंड इंडिकेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। तो हमेशा कंपनी का नाम सिंपल रहना चाहिए, लोगों को याद रहे ऐसा रहना चाहिए, और जिसमें
ऑब्जेक्ट जो है कंपनी के वो इंडिकेट हो कि कंपनी किस वजह से फॉर्म की गई है, तो वहाँ पे डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है डैश इज द प्लेस वेयर ऑल इम्पोर्टेंट नोटिसेस एंड इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट एंड इट्स स्टैट्यूटरी बुक्स आर केप्ट। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कंपनी के स्टैट्यूटरी बुक्स रखे जाते हैं और कंपनी रजिस्ट्रार वहाँ पे कंपनी के कम्युनिकेशन के लिए वो यूज़ करता है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड क्लॉज में, जिसे हम डोमिसाइल क्लॉज भी कहते हैं, वहाँ पे सारी नोटिसेस रखी जाती है, कम्युनिकेशन किया जाता है, वरना स्टैट्यूटरी बुक्स भी रखे जाते हैं। नेक्स्ट है डोमिसाइल और सिचुएशन क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज डैश क्लॉज। तो डोमिसाइल क्लॉज को ही सिचुएशन क्लॉज भी कहा जाता है और उसका थर्ड नेम है रजिस्टर्ड ऑफिस। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी। तो क्या नहीं रहना चाहिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में? ऑब्जेक्ट क्लॉज इलीगल नहीं रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज क्लियर स्टेटमेंट नहीं रहना चाहिए, वरना कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के अंडर ही ऑब्जेक्ट रहने चाहिए, या मॉर्टल। सो बी सी डी जो ऑप्शन दिए हैं वो रहने चाहिए। तो हमें ऑप्शन देखना है क्या नहीं रहना चाहिए। तो मेरे कंपनी का ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। Next, when company does any activity which is outside its object clause, it will be void. This rule is popularly known as doctrine of। तो कंपनी का सपोज मैं हर बार बच्चों को वही एग्जांपल देती हूँ। सपोज कंपनी अगर फॉर्म की गई है कॉलेज की, और कॉलेज में हमें लिखा गया है आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, और अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट भी क्लियर है कि जो डिग्रीज है आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स वो देनी है, और उसकी जगह अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, वरना उसकी जगह मैं अगर मेडिकल का एजुकेशन दे रही हूँ, तो ये अगेंस्ट माई ऑब्जेक्ट और आउट ऑफ द स्कोप ऑफ माई ऑब्जेक्ट है। तो अगर कोई भी कंपनी काम करती है जो ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट है, ऑब्जेक्ट के बाहर है, तो उसे वॉइड करार दिया जाता है। एंड ये जो प्रिंसिपल है, ये जो रूल है, उसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, आउट ऑफ स्कोप। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, an ultra virus contract can never be made binding to the company। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कभी भी जो अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो कंपनी पे कभी भी बाइंडिंग नहीं रहते। नेक्स्ट, डैश कंपनी नीड नॉट हैव अ लाइबिलिटी क्लॉज इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये सारे ऑप्शंस में जो अनलिमिटेड कंपनी है, उस अनलिमिटेड कंपनी का जो मेमोरेंडम रहता है उसमें लाइबिलिटी क्लॉज लेने की, वरना इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश क्लॉज। सो एसोसिएशन क्लॉज को ही हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट वन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मे बी अल्टर्ड विद द अप्रूवल ऑफ इट्स डैश थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैं अल्टर कर सकती हूँ, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन रखना चाहिए। किन का स्पेशल रिजोल्यूशन रहना चाहिए? तो जो कंपनी के मेंबर्स है उन सारे लोगों का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, तो ही मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर सकती हूँ। Next, to alter the name clause of Memorandum of Association, passing of special resolution and approval of dash government is required। So हमेशा अगर मेमोरेंडम इज़ एन अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट, तो मुझे अगर कुछ चीज़ों में चेंज करना है तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी क्लॉज चेंज करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ अ मेंबर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन इज रिक्वायर्ड। Next, change of any clause in the memorandum of association should be informed to the registrar within dash days। अगर मैंने मेमोरेंडम में कुछ अल्ट्रेशन किया है तो नई जो कॉपी है वो रजिस्ट्रार को कितने दिनों में देनी चाहिए? तो जब अल्ट्रेशन पास हुआ है उनके 30 दिनों के अंदर मुझे वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। सो यहाँ पे 30 डेज ये ज़रूरी है। Next, the liability clause cannot be changed without the written consent of its। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखो, जब अगर मुझे लाइबिलिटी क्लॉज में चेंज करना है, लाइबिलिटी इज रिलेटेड टू द मेंबर्स, तो मेंबर्स की लाइबिलिटी में कम करना है वरना ज़्यादा करनी है, तो उन सारी चीज़ों के लिए मुझे मेंबर्स की रिटन परमिशन बहुत ज़रूरी है। तो रिटन परमिशन एंड मेंबर्स, ये आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट वन,
द अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज कैन बी डन बाय। सो कैपिटल क्लॉज किन तरीकों से अल्टर हो सकता है, तो मैंने सारे ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। मैं कैपिटल में चेंज करके, वरना कैपिटल कम करके, वरना शेयर होल्डर्स की जो राइट है उनको चेंज करके कैपिटल क्लॉज में चेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ऑल गिवन, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, डैश क्लॉज कैन नॉट बी अल्टर्ड। सो नेम क्लॉज में चेंज हो सकता है, कैपिटल क्लॉज में चेंज हो सकता है, लाइबिलिटी क्लॉज में भी चेंज हो सकता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन क्लॉज मतलब मेमोरेंडम को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो इंफॉर्मेशन है, अभी मैं उसमें चेंज नहीं कर सकती, तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज कैन नॉट बी अल्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर वन पर्सन कंपनी ओनली। जो वन पर्सन कंपनी होती है सिर्फ उन कंपनियों के लिए ही ये एक्स्ट्रा क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, वरना सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये सारे कंपनीज के लिए रहता है। लेकिन नॉमिनेशन, वन पर्सन कंपनी में अगर उस इंडिविजुअल को कुछ हुआ तो उनका नॉमिनी, उस कंपनी का नॉमिनी कौन है, ये डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ वन पर्सन कंपनी के लिए नॉमिनेशन क्लॉज रहता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने मेमोरेंडम पे लिए हैं एज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।